चलिए हम लोग आज आपके सेकेंड चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वाकई में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो समझाने जा रहा हूँ। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, हेनरी फेयोल जो थे फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति और विचारक थे। उन्होंने अपना कार्य इंजीनियरिंग के रूप में प्रारंभ किया था। ये वाकई में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तत्पश्चात वे उसी उपक्रम में प्रबंधक, महाप्रबंधक और संचालक बना दिए गए जहां वो काम करते थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रशासन के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया और हम वही 14 सिद्धांत अभी पढ़ने जा रहे हैं। और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है शायद इसके बिना पेपर नहीं बनता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। हेनरी फेयोल का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक उपकार्यों में विभाजित कर देना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा था कि एक कार्य सब मिलकर करने की बजाय उस कार्य को कई लोगों में बांट देना चाहिए। श्रम विभाजन केवल कार्य में नहीं होता अपितु प्रबंध की क्रियाओं में भी विभाजन होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि केवल काम के लिए नहीं, प्रबंध को भी श्रम विभाजन में बांट देना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति सारा काम ना करे, उस कार्य को सभी जगह अलग अलग लोगों में, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ उठाया जा सके। ठीक है, फेयोल द्वारा प्रबंधकीय तकनीकी दोनों कार्यों पर सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब चाहे प्रबंधकीय क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र, इस सिद्धांत को अपनाया जाता है। इससे श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण में सहायता मिलती है जिससे कर्मचारी अधिक कार्यकुशल बन जाते हैं। मतलब ये सिद्धांत जो होता है ये बताता है कि एक कार्य सभी लोगों में अलग अलग विभाग बनाकर बांट देना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है आप लोगों का अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, यह है प्रत्येक प्रबंधक को पर्याप्त अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। सीधा सा ऐसा काम। मतलब फेयोल साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी को प्रबंधक बनाया तो उसको पर्याप्त अधिकार देने चाहिए ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ठीक से काम ले सके। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार उसे देना चाहिए, बुरे कार्य के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर फर्म में अच्छा काम हो रहा है तो पुरस्कार दिया जाए, बुरा काम हो रहा तो दंड दिया जाए। समुचित अधिकारों से संपन्न अधिकारी ही उत्तरदायित्व का सफल निर्वहन कर सकता है। यानी आप लोगों ने जिस अधिकारी को समुचित अधिकार दे दिए वही अपना काम ठीक से कर सकता है, ऐसा फेयोल का मानना है। ठीक है, अधिकारों के अभाव में किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी आपने किसी व्यक्ति को कार्य तो दे दिया लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए तो कार्य जब असफल होगा तो आप उसे उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। यानी उसको कार्य के साथ अधिकार देना भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। यानी पहला सिद्धांत में हमें क्या बताया गया? पहले सिद्धांत में हमें बताया गया कि श्रमिकों के बीच कार्य विभाजन कर देना चाहिए जिससे काम आसानी से हो जाता है, श्रमिक कार्यकुशल होते हैं, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है और एक कार्य को अलग अलग विभागों में बांटने से कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत हमें ये बताता है कि भाई तुम किसी प्रबंधक को जब कोई कार्य सौंपते हो या किसी व्यक्ति को जब कोई कार्य सौंपते हो तो उसे उस कार्य से संबंधित सारे अधिकार दे देने चाहिए ताकि वो अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से कर सके और उसने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वहन करे। बिना अधिकारों के कोई व्यक्ति अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर है तीसरा सिद्धांत अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन, नियमों के प्रति आस्था और संबंधित अधिकारी के प्रति आदर भाव रखने से है। एक औद्योगिक संस्था में अनुशासन बनाए रखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप भी जानते हो भाई, कोई भी संस्था हो, औद्योगिक संस्था हो या कृषि संस्था हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, हर जगह अनुशासन रखना आवश्यक होता है और एक अच्छा नेता ही अच्छा अनुशासन का कार्य कर सकता है। फेयोल ने क्या कहा है? बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है। मतलब
अच्छा नेता अच्छा अनुशासन लाएगा, बुरा नेता बुरा अनुशासन लाएगा। अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य अधीक्षकों, स्पष्ट और निष्पक्ष नियमों के विवेकपूर्ण दंड विधान नियोजित व्यवहार से स्थापित किया जाता है। इस लाइन का मतलब है कि जो अच्छा अनुशासन होता है उच्च कोटि के सुयोग्य यानी अच्छे अधीक्षकों, स्पष्ट और निष्पक्ष नियमों, विवेकपूर्ण यानी दिमाग से लिए हुए दंड यानी दंड कानून और नियोजित व्यवहार से स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन के अंतर्गत नियमों को मानना आ जाता है, आदेश का पालन करना आता है और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना आता है। प्रबंधक को स्वयं अनुशासित रहकर उसका उदाहरण देना चाहिए। ये तीसरा सिद्धांत है। ठीक है। चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता। इसका आशय यह है कि एक कर्मचारी को सारे आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। एक कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे एक अधिकारी आकर बोलकर गया कि ये काम कर ले, दूसरा अधिकारी आकर बोल के कि नहीं दूसरा काम कर, तीसरा अधिकारी आकर बोल के कि नहीं तुझे ये काम करना पड़ेगा। ऐसे में कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा, असहाय महसूस करेगा और उसके काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और वो व्यापार में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए फेयोल साहब कहते हैं कि एक कर्मचारी को सारे आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। इससे कर्मचारी का एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि कर्मचारी एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलेंगे तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी कि किस अधिकारी के आदेश का पालन किया जाए और किसका नहीं, अतः वह अपने उत्तरदायित्व से बचने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बोलने का मतलब उसे एक से अधिक आदेश अगर मिलेंगे तो किसके आदेश का पालन करेगा भाई, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने पर वो उसे ईमानदारी से निभाएगा। ये फेयोल साहब का कहना है। ठीक है। हम थोड़ा फटाफट शॉर्टकट में इसे करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत थे और 14 सिद्धांत मुझे समझाने हैं। आप लोग सिर्फ सिद्धांतों की थीम और सिद्धांतों की भाषा, सिद्धांतों का बारे में समझे कि सिद्धांत का मतलब क्या है। ठीक है। आगे अगला सिद्धांत है निर्देश की एकता। इस सिद्धांत से आशय है कि किसी निश्चित उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं निश्चित वर्ग या समूह द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। बोलने का मतलब यह है कि प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए। बहुत सारे समूह होते, शिक्षा क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्तीय विभाग, इन सब का अलग अलग अधिकारी नहीं होना चाहिए। मतलब इनको निर्देश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। निर्देश की एकता मतलब निर्देश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। उस समूह को निर्देशित और संचालित करने के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। अन्य शब्दों में समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए, मतलब जिन समस्त क्रियाओं को व्यापार में अपनाया जा रहा है, जिन सबका एक ही उद्देश्य है, ऐसे सभी समूह के लिए एक ही कार्य योजना होनी चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने वाला भी एक ही होना चाहिए। यानी अलग अलग निर्देश देने वाले नहीं चाहिए। हर समूह का एक ही लीडर, एक ही अधिकारी होना चाहिए जो उन्हें निर्देश दे और जो उसे संचालित करे। ठीक है। 5 सिद्धांत हो गए आपके, 14 सिद्धांत थे। फिर आप पढ़ोगे 6वां सिद्धांत, सामान्य हितों को प्राथमिकता। फेयोल ने इस सिद्धांत के अनुसार एक कुशल प्रशासक को चाहिए कि वह संस्था के हितों और व्यक्तिगत हितों के समन्वय और सामंजस्य बनाए सके। मतलब संस्था में जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनके हितों में और खुद के हितों में सामंजस्य बनाए रखे। यानी आप खुद प्रबंधक हो तो आप अपने संस्था में अपने अधीनस्थ लोगों के प्रति ईमानदारी से उनके हितों का भी ध्यान रखें और अपने हितों का भी ध्यान रखें, आपस में तालमेल बना के रखें। यदि कभी इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए, यानी आप में और कर्मचारियों में, अधीनस्थों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा यानी अपने खुद के बारे में ना सोचकर सामान्य हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात सामान्य अथवा संस्था का हित ही सर्वोपरि मानना जाएगा, अपने बारे में ना सोचकर संस्था के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई क्रय अधिकारी अपने मित्र से कारखाने के लिए कम गुणवत्ता का माल क्रय करता है जिससे आपके फैक्ट्री को हानि होती है,
तो अपने मित्र के हित की अनदेखी कर देनी चाहिए। मतलब आपका दोस्त है और आपके कारखाने में वो खराब माल खरीद के ला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने दोस्त पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कारखाने पे ध्यान देना चाहिए कि भाई इससे कारखाने का नुकसान होगा। दोस्त का फायदा जरूरी नहीं है, कारखाने का फायदा जरूरी है। ठीक है। फिर कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये भी एक अच्छा सिद्धांत है। हेनरी फेयोल का मत था कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर, भुगतान की विधि उचित और संशोधनपद होनी चाहिए। मतलब आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसकी दर अच्छी होनी चाहिए, भुगतान की विधि भी सही होनी चाहिए और संतोषप्रद होनी चाहिए। यदि मजदूर पद्धति ठीक होगी तो कर्मचारी संतुष्ट होंगे, औद्योगिक संबंध में कभी तनाव नहीं होगा। मतलब अगर आपके व्यापार में मजदूरी देने की व्यवस्था अच्छी है, अच्छी दर आप रखते हो और भुगतान की विधि भी अच्छी है, तो कर्मचारी हमेशा मन लगाकर कार्य करेंगे, उनमें कभी तनाव पैदा नहीं होगा। फेयोल ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर वित्तीय प्रेरणाएं अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा केवल पैसे का लालच ना दे, पैसे के अलावा कई प्रकार की गैर वित्तीय प्रणाली भी देनी चाहिए। ठीक है। गैर वित्तीय प्रणाली मतलब उन्हें रहने को मकान दे दिए जाए, निःशुल्क हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, समय समय पर उन्हें अपने फैक्ट्री में सम्मान मिले, ये फेयोल का मानना है। ठीक है। फिर है 8वां सिद्धांत, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए अथवा विकेंद्रीकरण की। अभी केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या होता है? इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारी की मनोभावनाओं और कार्य की प्रकृति आदि बातों को समग्र देखते हुए करना चाहिए। लेकिन ये केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण होता क्या है? फेयोल ने कहा है कि विकेंद्रीकरण किस सीमा तक होना चाहिए, इसके लिए प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए। अभी केंद्रीकरण क्या होता है? उदाहरण के लिए नीतिगत संबंधी कार्यों को उच्च अधिकारी को सौंप देना चाहिए। मतलब केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो मुख्य कार्य होते हैं ये उच्च अधिकारियों को दे देने चाहिए। ठीक है। इसका एक ही केंद्र होना चाहिए। जैसे और जो सामान्य संचालन के कार्य होते, कच्चा माल खरीदना, कर्मचारी का अवकाश देना, ये आदि कार्य कर्मचारी को दे देने चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि मुख्य कार्य उच्च अधिकारी को दे दिए जाए और सामान्य कार्य कर्मचारियों को सौंप दिए जाए। ठीक है। फिर है सोपान श्रृंखला या संपर्क श्रृंखला। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों, आदेशों और निर्देशों को पहुंचाने की एक निश्चित श्रृंखला होती है। मतलब एक श्रृंखला बनी होती है, चेन, जो उच्चतम अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारी और श्रमिक तक सीधी रेखा में चलती है। यानी कोई भी अधिकार, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश उच्च अधिकारी से निकलते हैं, मध्य स्तर के अधिकारी तक आते हैं, मध्य स्तर के अधिकारी के आने के बाद वो निम्न स्तर के अधिकारी के पास आते हैं और निम्न स्तर के अधिकारी के आने के बाद वो सारे आदेश चले जाते हैं कर्मचारियों के पास। ठीक है। इसकी एक श्रृंखला होती है जो उच्चतम अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारी अथवा श्रमिक तक सीधे चलती है। प्रत्येक कर्मचारी का उच्चतम अधिकारी से इसी तरह से संपर्क स्थापित होना चाहिए। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यानी जो भी आदेश और निर्देश निकलेंगे वो उच्च अधिकारी से निकलकर कर्मचारी और श्रमिक तक सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है। मतलब पहले आदेश उच्च अधिकारी से निकलेगा, फिर मध्य स्तर के अधिकारी तक आएगा, फिर निम्न स्तर के अधिकारी तक आएगा और फिर श्रमिक तक पहुंचेगा। इसी प्रकार श्रमिकों की समस्याएं श्रमिक से निम्न स्तर के अधिकारी पे पहुंचेगी, निम्न स्तर के अधिकारी से मध्य स्तर के अधिकारी पे पहुंचेगी और मध्य स्तर के अधिकारी से उच्च स्तर के अधिकारी पहुंचेगी। ये एक श्रृंखला होती है। ठीक है। फेयोल ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए, ठीक है, संगठन ने चार्ट बनाने का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए आप ये चार्ट समझ सकते हो, देखिए सोपान श्रृंखला है ये। ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि जो आदेश होंगे उच्च स्तर के अधिकारी से इस तरीके से नीचे आएंगे। ठीक है। क्लियर हुए? ये एक चार्ट में समझाया गया है। अब आपको चार्ट समझा देता हूं मैं।
उदाहरण के लिए बाई ओर ए से जी तक अधिकार रेखा है, देखिए ए से जी तक एक अधिकार रेखा है, यानी यहाँ अधिकारों का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है, जिससे ए से ई तक संदेश पहुंचना है, ठीक है। तो संदेश उचित मार्ग श्रृंखला से पहुंचाया जाएगा, ये देखिए, ओके। अर्थात ए से बी को, बी से सी को, और सी से डी को, और डी से ई तक संदेश पहुंचेगा, ये श्रृंखला होती है। इसी प्रकार यदि समस्या एम बिंदु पर है, यानी एम पर कोई समस्या है, तो इसे भी के जे एल के जे और ए तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ की समस्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये सोपान श्रृंखला होती है, मतलब आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे आएंगे और सारी समस्याएं नीचे से ऊपर जाएगी उच्च अधिकारी तक, ठीक है। फिर है आपकी 10वां सिद्धांत, उचित व्यवस्था। व्यवस्था के इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पे लगाना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति जो कार्य जानता है उसे वही कार्य सौंपना चाहिए भैया, ठीक है। सही वस्तु सही साधन को सही स्थान पे रखना चाहिए। सरल शब्दों में मौलिक वस्तु का सही और उचित उपयोग, मानवीय संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब जिस वस्तु का जो स्थान है उसे वही रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जो कार्य जानता है उसे उसी वस्तु से संबंधित कार्य देना चाहिए, ठीक है। ये सिद्धांत बताता है। उसके बाद आपका अगला सिद्धांत है समता। फेयोल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय संयम और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मतलब प्रबंधकों को अपने हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों के साथ व्यवहार करते समय संयम बरतना चाहिए, उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे उनमें कार्य के प्रति समर्पण आए, अपनेपन की भावना उत्पन्न हो। समानता से आशय कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, उदारता का भाव रखना, इससे कर्मचारी के कार्य के प्रति लगन होगी, संस्था के अनुराग पैदा होगा और मनोबल ऊंचा रहेगा। बोलने का मतलब सीधे सिंपल, अपने से नीचे जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। फिर है कर्मचारियों में स्थायित्व। कुशल प्रशासक स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर करता है, मतलब अगर आपके व्यापार में कर्मचारी स्थायी हो, वो व्यापार कुशल प्रशासक का संकेत होता है, ठीक है। फेयोल का विश्वास था कि कर्मचारी जल्दी जल्दी नहीं बदले जाने चाहिए, क्योंकि उनमें स्थिरता होनी चाहिए, और उनकी स्थिरता उपक्रम की सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। यानी अगर आपके व्यापार में कर्मचारी स्थिर है तो आपका उपक्रम सफल होगा। इसके विपरीत कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बुरे प्रबंधन का कारण भी परिणाम भी है। कर्मचारी को बार बार चुने जाने से उन्हें बार बार प्रशिक्षण देना पड़ेगा, श्रम लागत में वृद्धि होगी, खर्चा होगा, और व्यापार की साख यानी व्यापार की ख्याति भी प्रभावित होगी कि बार बार कर्मचारी को निकाला क्यों जा रहा है। एक बार कर्मचारी की भर्ती करने के बाद उसे स्थायित्व दे दो, उन्नति तक पहुंचा, इससे आपका व्यापार सफल होगा और कर्मचारी भी स्थायित्व के लिए अपने आप को मतलब मन लगाकर कार्य करेगा और अपने आप को स्थायी महसूस करेगा। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता होने से वो कार्यों का कुशलता पूर्वक निष्पादन करेगा, मतलब कर्मचारी को बार बार ना निकाले, बार बार ना भर्ती करे, इससे नुकसान भी होगा, बार बार प्रशिक्षण देना पड़ेगा, बार बार खर्चा आएगा, बार बार प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। एक बार भर्ती कर ले और उन्हें स्थायित्व प्रदान कर दे, इससे वो कुशल भी हो जाएगा और व्यापार का कार्य आसानी से चलेगा, ठीक है। फिर है पहल क्षमता। पहल करने से तात्पर्य किसी योजना का सूत्रपात करना है ना, मतलब कोई योजना बनाना और शुरू करना, उस पर विचार करके सुझाव देना और अंत में उसे क्रियान्वित करना। मतलब कोई योजना बनाना, उस पर विचार करना, लोगों से सुझाव लेना और सुझाव देना और क्रियान्वित करना। प्रत्येक प्रशासक को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यथासंभव पहल करने का अवसर दे, मतलब खुद दिमाग लगाने की बजाय, खुद का दिमाग तो लगाया ही लगाया, अपने से नीचे जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन्हें भी एक बार मौका दे कि भाई आपका दिमाग क्या बोलता है, आप भी कोई सुझाव दे। फेयोल के अनुसार प्रबंधक का कर्तव्य है कि कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी कार्य को करने निर्णय में पहल करने की भावना उत्पन्न करें। मतलब आप अनुशासन में रहे, लेकिन आप हमारी फैक्ट्री को कुछ सुझाव दे सकते हैं अनुशासन में रहकर, अपनी सीमाओं में रहकर, ठीक है। और आखिरी है सहयोग की भावना। इसका आशय है कि संगठन ही शक्ति है, समस्त संगठन को एक दल की भांति सहयोगपूर्ण कार्य करना चाहिए। बोलने का मतलब सबको एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। पारस्परिक सहयोग का कार्य
सिद्धि का प्रथम मूल मंत्र है। मतलब आपका प्रथम मूल मंत्र ये है कि भैया अगर आप एक साथ मिलजुल के कार्य करोगे तो आपका व्यापार सफल होगा। उन्होंने मिलकर कार्य करने पर विशेष बल दिया है। इसे संभव करने के लिए कुशल संप्रेषण व्यवस्था को अनिवार्य बताया है। ठीक है, प्रबंधक को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो, जिससे एकता की भावना, मनोबल का विकास हो। ओके, इस प्रकार प्रबंधक के सिद्धांत 14 सिद्धांत होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंधक के सिद्धांत। देखिए, प्रोफेसर हेनरी फेयोल द्वारा 14 सिद्धांत बनाए गए हैं और मैंने उनको शॉर्टकट आपको समझाया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, पहला सिद्धांत है वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। मतलब अधिकतम कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु टेलर ने प्रबंधक के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल दिया है। टेलर साहब कहते हैं कि प्रबंधक के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य अगर करना है तो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाए। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति को अध्ययन और विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। यानी वैज्ञानिक पद्धति का लगातार अध्ययन किया जाना चाहिए, लगातार विश्लेषण किया जाना है और उसे विकसित किया जाना है। वैज्ञानिक पद्धति में विभिन्न प्रणालियों का कार्य अध्ययन किया जाना चाहिए, विधियों और तरीकों का एकीकरण किया जाना चाहिए। उच्च स्तरीय पद्धति का विकास कर पूरे संगठन में अपनाया जा सकता है। अतः टेलर ने अंगूठा टेक विधि के स्थान पर, यानी पुरानी परंपराओं को छोड़ दो, ये उसने बोला है, विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, विज्ञान का प्रतिस्थापन करना चाहिए। व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर वैज्ञानिक आधार पर बल दिया है टेलर ने। अंगूठा टेक नियम मतलब पुरानी परंपराओं को, मान्यताओं को छोड़कर, यानी सीधे सीधे ये जो है टेलर साहब है, ये फेयोल साहब के नियमों को, सिद्धांतों को आलोचना कर रहे हैं, उनको बुरा बता रहे हैं कि भाई उन्होंने तो विज्ञान के अंगूठा टेक नियम बनाए हैं। अंगूठा टेक नियम छोड़ो और विज्ञान अपनाओ। ठीक है, व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर वैज्ञानिक आधार पर निर्णय का बल दे दिया है। नंबर 2, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। टेलर ने इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में कर्मचारी और संस्था के स्वामियों के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये कहा है। प्रबंधक वह कड़ी है जो श्रमिकों और स्वामी के मध्य सहयोग की भावना जागृत करती है। मतलब प्रबंधक को चाहिए कि संस्था में सहयोग करे, ना कि व्यक्तिवाद करे। बोलने का मतलब संस्था के स्वामियों के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रबंधक ऐसी कड़ी है जो श्रमिकों और स्वामी के मध्य सहयोग की भावना जागृत करता है। ठीक है, टेलर के अनुसार प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के मध्य सहयोग और सद्भावना का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद मतलब खुद अपने मन की न चलाए, लोगों के साथ सहयोग करे। समन्वय न कि मतभेद। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की सफलता समन्वय पर आधारित है। समन्वय मतलब सब में आपस में तालमेल स्थापित करें। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में संघर्ष और मतभेद का कोई स्थान नहीं होता। अर्थात किसी भी व्यावहारिक विषय पर टकराव या मनमुटाव की स्थिति कर्मचारियों, प्रबंधकों, स्वामी में नहीं होनी चाहिए। किसी भी बात को लेकर मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों में समन्वय में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। समन्वय करके चलना चाहिए। और अधिकतम न कि सीमित उत्पादन। टेलर के सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों को उत्पादन के रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन कर उत्पादन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। उत्पादन के संबंध में कई लोगों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना के रखा है, पुरानी मान्यताएं अपना के रखी है। ठीक है, उसको न अपनाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उत्पादकता, क्षमता और उत्पादन दोनों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उत्पादन को अधिकतम किया जाना चाहिए। उत्पादन के बढ़ने पर अतिरिक्त लाभ में श्रमिकों और प्रबंधकों का हिस्सा निश्चित होना चाहिए। मतलब सीधी भाषा में उत्पादन को हमेशा बढ़ाकर रखना चाहिए, बढ़ाकर बताना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए, और उससे जो फायदा होगा उसमें श्रमिकों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। नियोजन क्रियात्मक संगठन। टेलर ने क्रियात्मक पर्यवेक्षण के नियोजन और कार्य क्रियात्मक को अलग अलग रखने का मत किया है। मतलब टेलर का कहना है कि क्रियात्मक पर्यवेक्षण की अवधारणा श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के सिद्धांत का निम्न स्तर तक विस्तार पर बल दिया है। मतलब टेलर ने कहा है कि क्रियात्मक पर्यवेक्षण के द्वारा नियोजन कार्य और क्रियात्मक कार्य को अलग अलग रखने का मत दिया है। मतलब
पर्यवेक्षण को अलग रखे और नियोजन को अलग रखे। ठीक है, इसका मतलब ये है टेलर ने 8 गुणों से संबंधित विशेषज्ञों के समूह की स्थापना की बात कही है, जो कर्मचारियों, उत्पादन कार्य और संबंधित प्रक्रिया के लिए आदेश प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। ये 5 सिद्धांत टेलर के बने हुए हैं। आप ये 5 सिद्धांत पर ध्यान दे दीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेलर और फेयोल के सिद्धांतों की तुलना। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जा रहा है भैया, तो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अलग अलग टुकड़ों में जनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, टेलर और हेनरी फेयोल दोनों के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि टेलर का काम का संबंध श्रमिकों से है और सुपरवाइजर से था, जबकि फेयोल के कार्य का संबंध प्रशासन से अधिक है। इसका मुख्य कारण है दोनों के जीवन की पृष्ठभूमि में अंतर होना। टेलर ने अपना जीवन उद्योग में निचले स्तर से आरंभ किया था। उसके अध्ययन में कारखाने से संबंधित समस्याओं का विवरण था। इसके विपरीत फेयोल एक प्रबंधक थे, अतः उन्होंने विचारों में उच्च स्तरीय प्रबंध पर बल दिया। परंतु जहां तक दोनों के कार्यों की तुलना की जाए, दोनों का कार्य प्रबंध के विषय के साथ विकास के पूरक ही कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में समानताएं क्या है। देखते हैं समानताएं। दोषों का निवारण। टेलर और फेयोल दोनों ही विद्वानों ने अपने जो सिद्धांत दिए, उसका उद्देश्य औद्योगिक प्रबंध के क्षेत्र में चल रही बुराइयों और दोषों को दूर करना था। इस दिशा में दोनों ने सराहनीय कदम उठाए, मतलब दोनों ने दोषों को दूर करने के लिए प्रयास किए। ये उसकी समानता है। मानवीय व्यवहार। दोनों ही विद्वान का विचार था कि श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण और सजीव घटक है, मतलब जो श्रमिक होते हैं उनके बिना उत्पादन नहीं चल सकता, अतः उनके साथ उचित, मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। दोनों का एक ही मत था। हम समानताएं पढ़ रहे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। टेलर और फेयोल दोनों ही विद्वानों ने प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी है और प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया है। इनको उनके अनुसार प्रबंध एक सामाजिक कार्य है और इसे सामाजिक रूप से चलते रहना चाहिए। ठीक है, प्रबंधकीय कार्यों की स्पष्टता। दोनों ही विद्वानों ने प्रबंध के कार्यों में अधिक स्पष्टता प्रदान कर अपने अनुभव की गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है, मतलब प्रबंधकीय कार्यों को स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव उनके बाद विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में साफ साफ दिखाई देता है। नियोजन की महत्ता। टेलर और फेयोल दोनों ने प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियोजन को महत्व को स्वीकार किया, उसे पालन पे जोर दिया है। मतलब दोनों ही चाहते कि पहले किसी भी कार्य का नियोजन हो जाए, बाद में उसका पालन किया जाए। नियोजन मतलब प्लानिंग की जाए। प्रेरणा। आधुनिक प्रबंध की विचारधारा को दोनों ही विद्वानों ने समान रूप से प्रेरणा मिलती है, यानी दोनों ही विद्वानों के सिद्धांत अपनाने के बाद आधुनिक रूप से सभी प्रबंधक को उनके सिद्धांतों से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अर्जित प्रतिभा। टेलर और फेयोल दोनों की ही यह धारणा थी कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, यानी प्रबंध को जन्म से नहीं बनाया जाता। प्रबंध अर्जित प्रतिभा से हासिल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये जन्मजात नहीं होता, पैदा होती से कोई प्रबंधक नहीं बन जाता। ठीक है, और प्रबंध के सिद्धांत। उपक्रम की सफलता हेतु दोनों ने ही प्रबंध के सिद्धांत बनाए हैं, ताकि कुशल प्रबंध से यशस्वी परिणाम पाए जा सके। ये समानता थी। असमानताएं हम देखते हैं। टेलर और फेयोल के विचारों में उपयुक्त समानता होने के बावजूद अनेक असमानताएं जो कि निम्नलिखित है। अध्ययन का आधार। टेलर के अध्ययन का आधार केंद्र बिंदु श्रमिक है, क्योंकि उन्होंने अपना स्वयं का जीवन श्रमिक के रूप में शुरू किया था। इसके विपरीत हेनरी फेयोल एक प्रबंधक थे, अतः उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक ही था। उन्होंने प्रबंधकीय समस्या और उच्च प्रबंधक के दृष्टिकोण से विचार किया। मतलब टेलर श्रमिक पर जोर देते हैं और फेयोल प्रबंधक पर। विचारधारा। टेलर की विचारधारा को सैद्धांतिक माना जाएगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक प्रबंध अपनाते थे, और फेयोल की विचारधारा को व्यवहारिक माना जाएगा, क्योंकि वो व्यवहारों पर, प्रबंधक पर निर्भर थे। ठीक है, फिर है कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता। टेलर ने क्रियात्मक संगठन द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर बल दिया। टेलर कहते हैं कि क्रियात्मक संगठन क्षमता से कार्यकुशलता बढ़ेगी, जबकि फेयोल ने प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया।
टेलर कहते थे कि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए और श्रमिकों से वैज्ञानिक पद्धति पर कार्य कराए, क्रियात्मक क्षमता से कार्य की क्षमता बढ़ाए। जबकि फ्योल मानते थे कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रबंधक को ही जोर देना पड़ेगा। ठीक है, फ्योल ने प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया। सामाजिक दृष्टिकोण, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में सामाजिक दृष्टिकोण का अभाव है। मतलब टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि उसने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है जहां सामाजिक दृष्टिकोण कोई काम नहीं आएगा। इसे बहुत सी मान्यताओं के बाद भी कुछ आलोचना की गई, जबकि फ्योल के विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है जितने पहले थे, क्योंकि उनकी विचारधारा में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, टेलर में नहीं अपनाया जाता। टेलर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अध्ययन के क्षेत्र की भिन्नता, टेलर का अध्ययन उत्पादन के तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पे बल दिया और विज्ञान तकनीक पर आधारित होता है। जबकि फ्योल के प्रबंध कार्यों में प्रबंध की योग्यता पर अधिक बल दिया है। सीधी भाषा में टेलर ने तकनीक पर बल दिया है और फ्योल ने प्रबंध पर। मानव समूह, टेलर ने व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया है, जबकि फ्योल ने श्रमिकों के समूह पर ध्यान दिया है। ठीक है। विशेषज्ञ, अधिकांश विद्वानों की राय में टेलर कुशलता विशेषज्ञ थे, इसके विपरीत फ्योल प्रशासन विशेषज्ञ थे। ठीक है, 7 अंतर काफी हो जाएंगे।